हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बी फार्मा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 2, जिसमें हम यूनिट 1 को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्या पढ़ना है आपको? फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, उस पर जो ड्रग्स काम करती हैं उन्हीं का फार्माकोलॉजी पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों में ही। तो यूनिट 1 के अंदर जो टॉपिक्स है वो पहले देखें तो इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है। इसके साथ जो ड्रग्स काम करती हैं CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में, एंजाइना, अरिदमिया और हाइपरलिपिडीमिया में। तो उन ड्रग्स का आपको फार्माकोलॉजी मेन पढ़ना है, जिसमें आपका वही आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके बारे में कि कैसे वो होता है, जो ड्रग्स है वो बाकी ऑर्गन्स पे कैसे काम करते हैं, और कॉजेस, इंट्रैक्शन वगैरह बहुत कुछ आपको वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा वो सब कुछ। तो सबसे पहले हम जो यूनिट 1 के ये टॉपिक्स हैं ना, टोटल 6 टॉपिक्स हैं, तो एक वीडियो में करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसी वजह से 2 पार्ट्स में आपको ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था, 1 से 2 वीडियो में आपका यूनिट 1 कवर अप होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपिक्स जो है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बाकी जो एंजाइनस है वो सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ भी मेरे को शेयर करना होता है सबसे पहले आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर करता हूँ, कुछ भी पूछ लेता हूँ, जैसे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, कौन सा यूनिट वगैरह सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे तो जुड़ जाइएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जानेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे पहले अगर हम समझे तो ये टू वर्ड से मिलकर बना है। एक तो कार्डियो हो गया और दूसरा क्या है, वैस्कुलर। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। यानी अगर मैं सिंपली आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो जो हमारा ये हार्ट होता है, सबसे पहले मैं हार्ट बना देता हूँ यहाँ पे आपको। और बाकी ये वही लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स आप जोड़ लेना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। ये हो गए ब्लड वेसल्स, यहाँ से जो कनेक्टेड होते हैं ये ब्लड वेसल्स ही तो हैं। हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम होता है जो ब्लड है इसको हार्ट से ब्लड वेसल्स तक पहुँचाने का। तो ये हो गया हार्ट का काम। और जो ये वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स है, इनका काम है कि ये बॉडी तक पूरा पहुंचाए इन ब्लड को। और ये एक तरह से सिस्टम की तरह काम करते हैं, इस वजह से सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हार्ट है जो पंप कर रहा है ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंच रही है, उस पर जो हमारे ड्रग्स है ना वो काम करें। जैसे कि सबसे पहले बेसिकली हीमोडायनेमिक्स के अंदर जानेंगे कि वही ब्लड का फ्लो के बारे में जानेंगे, कैसे ये मूवमेंट फ्लो होता है हमारे हार्ट के अंदर, हमारा हार्ट के बारे में जानेंगे। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हीमोडायनेमिक्स क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीमो और डायनेमिक्स। हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट और फ्लो, यानी जो ब्लड है उसका मूवमेंट और फ्लो कैसे हो रहा है हमारे हार्ट में बॉडी तक। तो सबसे पहले जो आप ये हार्ट देख रहे हो इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, देन हम सर्कुलेशन पे बात करेंगे। तो हमारा जो हार्ट है ये सिचुएटेड होता है मीडिया स्टर्नम स्पेस, जो कि हमारा थोरेसिक केस के अंदर है। इसके अलावा जो हमारा हार्ट होता है ये मिडल में तो होता है लेकिन स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है थोड़ा सा। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है ये कॉनिकल शेप का होता है। हार्ट का वेट जो है 250 से 350 ग्राम का होता है और जो इसकी आउटर कवरिंग की जाती है वो पेरिकार्डियम से की जाती है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करना था। अब आते हैं यहाँ पे सर्कुलेशन पे, कैसे जो ब्लड आता है मूव होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल पे बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा दिख रहा होगा। तो जो हमारे वेन्स होती हैं बॉडी के अंदर, वेन्स का काम होता है ब्लड को लाना, और आर्टरीज का मतलब होता है जो हमारा हार्ट है इससे लेकर जाना बॉडी तक ब्लड को। तो हमारी वेन्स ने क्या किया, इन्फीरियर और सुपेरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाया। राइट एट्रियम से जो ब्लड है, अब ये कौन सी ब्लड होगी, ये बॉडी के अंदर से हमारे हार्ट में आ रही है तो ये होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे लिखा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जा रहा है।
मेनली लंग्स तक आपका पहुंचाने का काम कर रहा है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और लंग्स में जाते ही हमें पता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज चलता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जिसके द्वारा जो हमारा पल्मोनरी वेन्स है, जो हमारा ये लंग से निकली हुई आप देख रहे हो लेफ्ट एट्रियम तक ला रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, इस वजह से ये रेड मैंने मार्क किया यहाँ पे। इसके अलावा ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा, देन ये एओर्टा पे जाएगा, एओर्टा से किसके थ्रू जो है वो आर्टरीज में जाएगा, और आर्टरीज से पूरी आर्टरीज का काम ही है कि पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती हैं ब्लड को। तो ये कुछ इस तरीके से काम चलेगा, और पूरी बॉडी में जाने के बाद आपको पता ही है फिर से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोबारा लेके आ जाएंगे और ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो यही था जो आपको पढ़ना था हीमोडायनेमिक्स के अंदर। थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा, जैसे कि ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं इसको। सो जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है और mmHg में होता है। पल्स प्रेशर बात करें तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हैं इनको माइनस करा जाता है, जैसे कि 120/80 को माइनस करेंगे तो 40 mmHg होगा। हार्ट रेट 1 मिनट में कितना जो हार्ट बीट होता है तो वो 71 से लेकर के 80 बीट्स पर मिनट। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट ही टॉपिक के अंदर जो सेकेंड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, इस पे आते हैं। तो जो हमारा कार्डियक इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी होती है इसको पता करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेनली आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जो हमारा ये जो हार्ट होता है इसके अंदर और इसके बाहर, इसके अंदर और बाहर जो बीच वाला मेम्ब्रेन होता है ना, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, यही बताता है। अब और अच्छे से आपको थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी रेस्ट पे है, इस टाइम पे कोई भी इम्पल्स आया नहीं है। इम्पल्स आने के बाद जो होगा वो अभी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, तो रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मैं बात कर रहा हूँ ना, ये डिफरेंस करता है किस चीज़ की आप बात कर रहे हो। हम यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट की अगर बात कर रहे हो तो -70 से -90 MV तक चलता है। -80 लिखा है, आप लिख सकते हो 70 भी लिख सकते हो, कहीं पे 80 भी लिखा रहता है 70 भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो -80 टू -90 मिलीवॉट जो होता है ये कार्डियक सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्टिंग स्टेट में 2 गेट होते हैं, एक M गेट होता है, एक H गेट होता है। तो रेस्टिंग स्टेट में गेट्स दोनों ही बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। M गेट और H गेट जो है नीचे वाला ये ओपन रहता है, लेकिन एंट्री तो नहीं हो सकता ना। सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम तो अंदर की साइड ही रहता है। जो हमारा जैसे कि हार्ट है इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, जो ये सेल मेम्ब्रेन है बीच में ये है, उसके अंदर और बाहर के बारे में बात कर रहे हैं सेल के। तो एक्टिवेशन का टाइम पे दोनों गेट ओपन होते हैं, सोडियम कैल्शियम ये आ सकते हैं और अंदर से पोटेशियम बाहर जा सकता है। पोटेशियम क्यों बोला, सोडियम कैल्शियम क्यों बोल रहा हूँ, ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जो आपको पता ही होगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है चार्जेस हमें चाहिए होते हैं, कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, सोडियम चाहिए होता है, तो इसी वजह से यही सब हम डिस्कस करेंगे। इनएक्टिवेशन के टाइम पे M गेट जो होता है वो ओपन रहता है, लेकिन H गेट जो है वो क्लोज हो जाता है। आते हैं एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल। जो कार्डियक सेल है ना, इसमें 4 फेजेस में एक्शन पोटेंशियल होता है। तो जो फेज 0 होता है इसको रैपिड डीपोलराइजेशन कहते हैं, फेज 1 को अर्ली रिपोलराइजेशन, फेज 2 को प्लेटियो फेज, और फेज 3 को रैपिड रिपोलराइजेशन, और फेज 4 को रेस्टिंग फेज। डीपोलराइजेशन मतलब कोई भी चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। रिपोलराइजेशन यानी पॉजिटिव से अब कम हो रहा है, मतलब डीपोलराइजेशन में ज़्यादा हो रहा है कोई वैल्यू, और रिपोलराइजेशन यानी कम हो रहा है वो वैल्यू, बस इतना आपको समझना है। तो जो कार्डियक मसल होता है ना, इसमें 3 चैनल्स होते हैं जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस एक्शन पोटेंशियल के लिए, जो कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो 3 चैनल्स कौन कौन से होते हैं, एक सोडियम का चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है। तो मैंने ऊपर यहाँ पर नहीं बना रखा पोटेशियम का, तो इससे ये मत सोचना, सिंपल सा आपको समझाने के लिए है, और आपको भी एग्जामिनर को कुछ इसी तरीके से समझाना है
कि ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है ये ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इंट्रा सेलुलर है, और बीच में ये सेल मेम्ब्रेन है जो हमारा हार्ट का। तो अंदर के साइड ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हीं तीनों चैनल्स के थ्रू ओपन होंगे तो आएंगे और नहीं तो नहीं आएंगे। पोटेशियम ऑलवेज बाहर जाएगा। सो ये हो गया इसके बारे में। अब आते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले बात कर रहे हैं फेज 0। फेज 0 के टाइम पे ना, अभी मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा कार्डियक सेल है इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 से -90 होता है। तो ये क्या होता है ना, ये ऊपर की तरफ तुरंत मूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये रहा, ये ग्राफ आपको इसमें बनाना है तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये माइनस में, ये सारे के सारे ये माइनस 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 माइनस, तो मैंने -70 से -90 के बीच में होता है। तो -90 से जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो ये पॉजिटिव में गया, पॉजिटिव से ये रीपोलराइजेशन जो कि फेज 1 है। तो पहले हम फेज 0 के बारे में बात कर रहे हैं। तो फेज 0 में क्या हो रहा है, रैपिड डीपोलराइजेशन, बहुत तेजी में, रैपिड, जल्दी से हो रहा है। तो सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं और मूव करने लग जाते हैं कार्डियक सेल के अंदर। तो कार्डियक सेल के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी ज़्यादा आने लग जाता है, जिसकी वजह से ग्राफ तुरंत ऊपर के साइड भागता है, यानी नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव में अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है। ये कब होगा, जब इम्पल्स जनरेट होगा, जब इम्पल्स आएगा उसके बाद। सो फेज 1 के अगर हम बात करें तो इसमें होता है अर्ली रिपोलराइजेशन, यानी जो पोटेशियम अंदर के साइड में थे वो अब बाहर जाने लग रहे हैं, बिकॉज पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब ये पोटेशियम जा रहे हैं, मतलब सोडियम तो आ रहा है, अब सोडियम आना इस फेज में स्टॉप हो जाता है। बट पोटेशियम जाने की वजह से जो यहाँ पे आप पॉजिटिविटी देख रहे हो इसमें थोड़ा सा गिरावट आता है, बिकॉज ये एक नॉर्मल स्पीड से, बट सोडियम जो आया था बहुत तेज़ी से आया था और पोटेशियम अंदर थे, इस वजह से ज़्यादा पॉजिटिविटी हो रहा है। अब सोडियम तो अंदर है लेकिन पोटेशियम ही तो कुछ बाहर जाना है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट आया ग्राफ के अंदर। तो ये फेज़ 2 के अंदर होता है, फेज़ 1 के अंदर होता है। फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो प्लेटियो फेज, मतलब पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम चैनल ओपन हो चुका है और ये अंदर आता है एल टाइप कैल्शियम चैनल से। तो इसी को हम इफ्लक्स कहते हैं। इफ्लक्स हो रहा है और ये इनफ्लक्स हो रहा है। इनफ्लक्स मतलब अंदर आना कैल्शियम का, इफ्लक्स मतलब बाहर जाना। यहाँ पे भी इफ्लक्स हो रहा है और सोडियम का वो इनफ्लक्स हो रहा है, इनफ्लक्स आयन। अब यहाँ पे जो पोटेशियम बाहर की साइड जा रहा है तो रिपोलराइजेशन हो रहा है, जो ये बाहर जा रहा है, और कैल्शियम अंदर की साइड आ रहा है, इस वजह से डीपोलराइजेशन हो रहा है। सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा यहाँ पे, बिकॉज ये जो फेस आपको मैंने बताया पोटेशियम आया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो फेज 2 आप यहाँ पे देख रहे हो ये प्लेटियो फेस, यानी एक फेस आया जो रुक गया, यानी पोटेशियम और कैल्शियम ये बाहर जा रहा, पोटेशियम, कैल्शियम उतना ही अंदर आ रहा है, यानी रुक गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, तो फेज 3 जो आप देख रहे हो ये फेज 3, इसके अंदर रैपिड रिपोलराइजेशन हो जाता है। जैसे कि रैपिड डिपोलराइजेशन हुआ था पॉजिटिव की तरफ, वैसे ये नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होने लगता है, बिकॉज जो यहाँ पे कैल्शियम है ना ये बहुत तेज़ी से बाहर जाता है और कैल्शियम चैनल स्टॉप्स हो जाते हैं। फेज 4 के अंदर बात करें तो रेस्टिंग फेज होता है, सब कुछ रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं जैसे पहले थे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इसका नॉर्मली -70 से 90 तक होता है, -90 मिलीवॉट तक वहाँ पे आके पहुँच जाएगा, बिकॉज सारे गेट जो है वो क्लोज हो चुके हैं। बस इतना ही आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में बताना है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा सेकंड वाला टॉपिक है। इसके बाद हाइपरटेंशन और वीडियो खत्म। तो ड्रग यूज इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, हम पहले CHF के बारे में जानेंगे कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, उसके बाद हम इनके ड्रग्स के बारे में समझेंगे। जो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, जो हमारा हार्ट है ये पंप नहीं कर पाता सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को, जितनी हमारी बॉडी के अंदर नीड होता है ना, मेटाबॉलिक नीड होता है ब्लड का, उतना नहीं पहुंचा पाता। इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, तो वो सब हम बात करेंगे अभी। तो मेनली आपके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, सबसे सिंपल डायग्राम है, आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो बहुत ही सिंपली। और आते हैं, डायग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिल सकता, इसीलिए। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है ये दो तरह से, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक। तो समझ ही रहोगे सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता क्या है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ।
जो हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। ये हमारा हार्ट है और ये जो है ब्लड वेसल्स है। हार्ट कितना प्रेशर लगा रहा है, जब ये पंप कर रहा है ना, हार्ट पंप कर रहा है, तो जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड वेसल्स पे, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक। यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अब हार्ट जो है वो रिलैक्स हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, उस टाइम पे इस पर क्या प्रेशर पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। अब आपको समझ आ गया होगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर दो तरह के होते हैं। सिस्टोलिक के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। हम वही तो पढ़े कि कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पे ब्लड प्रेशर कितना पड़ रहा है, ब्लड वेसल्स पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, उसको बोल रहे थे। तो वेंट्रिकल्स जो है यहाँ पे पंप ही नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा उतना, तो कैसे उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये हो गया फेलियर। डायस्टोलिक रिलैक्स टाइम पे, तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो वेंट्रिकुलर वॉल्स अनेबल टू रिलैक्स। वेंट्रिकल के जो वॉल्स होते हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली ड्यू टू मसल स्टिफनेस। मसल स्टिफनेस की वजह से वो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से प्रॉपर फीलिंग नहीं हो पाती है उन वेंट्रिकल्स पे, जिसकी वजह से जो रिलैक्स स्टेट में जो ब्लड आगे जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, वो कितना जाएगा, बस यही इसी वजह से जो हमारा CHF अक्कर होता है लोगों के अंदर। अब आते हैं, थोड़ा सा आपको जानना होगा कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम होता है जो ब्लड बाहर आता है हार्ट से, इजेक्ट किया जाता है पर बीट। एक बीट में कितना हार्ट इजेक्ट हो रहा है बाहर की तरफ, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब कि एक कार्डियक आउटपुट ना, मतलब हम ये बोलते हैं कि जो सफिशिएंट अमाउंट में इजेक्ट कर रहा है हार्ट, ब्लड बाहर जा रहा है, बॉडी तक पहुंच रहा है, ठीक है। अगर वही ब्लड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में इजेक्ट नहीं कर पा रहा, तो कार्डियक आउटपुट कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा और अच्छी खासी बीमारी होगी। तो मेनली हम समझते हैं इन CHF के अंदर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट्स जो होते हैं ये बिकम इनसफिशिएंट, becomes insufficient to meet metabolic need of the body, जो कि मैंने आपको समझाया। जो कार्डियक आउटपुट जितना इंजेक्ट करना है ब्लड को पर बीट, ब्लड को हार्ट जो बीटिंग के टाइम पे एक बीट में इतना हार्ट जो है वो कर दें, तो वो नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से जो है वो CHF हो रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो डिपेंड होता है ना, ये प्रीलोड, यानी जो स्टार्टिंग में जो प्रीलोड पड़ रहा है, यानी वेंट्रिकल्स कैविटी जो है और रिलैक्स से पहले कितना ब्लड बचा हुआ है उसको प्रीलोड कहते हैं। आफ्टर लोड यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्रिएट करती है रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के द्वारा जो रेजिस्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स की ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड वेसल्स तक, वो होता है आफ्टर लोड। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं कर पा रहा हो, अगर सही से कर रहा है तो अच्छा है स्ट्रोक वॉल्यूम। आफ्टर लोड अगर ठीक से जो जितना ब्लड पहुंचना चाहिए ब्लड वेसल्स पे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ठीक रहेगा। प्री लोड सफिशिएंट अमाउंट में फिलिंग हो रही है ना वेंट्रिकल्स के अंदर, बस तो वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है। अगर इन तीनों में से किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम पे, कार्डियक आउटपुट पे और फाइनली CHF अकर होगा। अब आते हैं मेनली जो ये ड्रग्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ब्रांड नेम नहीं पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग ब्रांड नेम भी अगर मेडिकल स्टोर जाते हो तो वहाँ से देखें और थोड़ा सीखें, बिकॉज सिर्फ यहाँ पे ड्रग्स पढ़ने से जो ब्रांड नेम्स है, जो पेटेंट है, जेनरिक है, इसकी सारी आती हैं, उसके और नॉलेज इन्हेंस होगा आपका। बात करें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो इसके अंदर आते हैं डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डोब्यूटामीन। अभी हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ ड्रग्स के बारे में पढ़ा जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर, इसके अंदर आते हैं एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एस इनहिबिटर्स के अंदर ऐसे ड्रग्स जिनके एंड में प्रिल लगे, कैप्टोप्रिल और प्रिल लग जाए, लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल, रैमिप्रिल, प्रिल लग रहा है। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर कैंडिजार्टन, लोजार्टन, वेलजार्टन, साइड में जार्टन लग रहा है, जार्टन। तो अब आपको इस तरीके से याद करना, और ये मत सोचना कि नहीं याद करें, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा, बिकॉज अभी आप हाइपरटेंशन पढ़ोगे, आगे चल के इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, सब में ही यही ड्रग आएगा, तो यहाँ पे पढ़ लो इससे अच्छा। नहीं तो फिर बाद में देखोगे उन टॉपिक्स को, सोचोगे अरे यार वहाँ पे भी तो यही पढ़ना है। तो
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर्स का। ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, हार्ट पे ही मेनली होते हैं। और ये वाले जो मैं बात कर रहा था रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स, ये कहाँ काम करते हैं, आपके बीपी को डाउन करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हार्ट जो है वो तेज़ी से ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, उस टाइम पे भी जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड या पंप के ज़्यादा कैल्शियम अंदर के साइड आने लग जाता है, तो उसको स्टॉप करने का काम करेंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शन कम हो थोड़ा। और यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स है जो आप देख रहे हो, ये हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। एटिनोल, मीटोप्रोलॉल, ये सब काम कर। डायरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड थायजाइड्स, डायरेटिक्स यानी ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं। वैसोडाइलेटर्स, वेसल्स को डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से जो एकदम क्रिएट प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर ना पड़े हमारे हार्ट के ऊपर। अब ये तो कंप्लीट हो गए टॉपिक्स। नेक्स्ट आते हैं आप एक एक करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। सबसे पहले यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो ड्रग्स आती हैं, डिजिटॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, डोब्यूटामिन। क्या होता है, जो हमारा आउटसाइड और इनसाइड ये सेल मेम्ब्रेन है हार्ट का, तो जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे पंप लगे हुए रहते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, सोडियम कैल्शियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है। तो यहाँ पे जो ये पंप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, सोडियम जो है वो आउटसाइड जा रहा है और पोटेशियम जो है वो इनसाइड अंदर के साइड आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम अंदर आ रहा है, यहाँ पे कैल्शियम जो है वो आउटसाइड जा रहा है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो डिजिटाइलेट डाइजॉक्सिन डोब्यूटामिन है, ये इनहिबिट्स करते हैं, ये रोकने का काम करते हैं इस वाले पंप को। अगर इस वाले पंप को रोका जाए ना, तो ये भी पंप रुक जाएगा। बस यही आपको अच्छे से समझना है। बिकॉज जो ये ड्रग्स है ये इस पर भी तो काम करेंगे, एक पंप पे काम करें, दूसरे पंप। फॉर एग्जांपल, आप पेन किलर खाते हो, आपके चाहे लेफ्ट हैंड में हो या राइट हैंड या दोनों हाथ में हो, तो जो दवाई आपने खाया है वो सिर्फ लेफ्ट पे काम करेगा, राइट पे काम नहीं करेगा, राइट हैंड पे। इसी तरीके से ये ड्रग्स हैं। तो इन्होंने इस पे काम किया और साथ ही इस पे भी काम करेंगे। तो इन्होंने सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर दिया, तो एक्युमुलेशन हो गया अंदर के, यहाँ पे एक्युमुलेशन हो गया सोडियम इंट्रासेलुलर। एक सेकेंड, सो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज इसलिए करना, अभी हमने यही पढ़ा था कि जो कैल्शियम है ना, ये मैंने एरो चेंज कर दिया, इस वजह से अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको आउटसाइड कर देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये आउटसाइड नहीं होगा, यहाँ पे ये इनसाइड होगा। बिकॉज जो कैल्शियम कहाँ जा रहे थे, अंदर की तरफ जा रहे थे हार्ट के ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये होगा आउटसाइड। सो क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप होने की वजह से जो एक्युमुलेशन होगा सोडियम का इंट्रासेलुलर, यानी अंदर के साइड, हार्ट के अंदर, इधर के साइड जो है हार्ट का अंदर वाला रीजन है, तो इनहिबिशन कर देंगे। तो जो हमारा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है, उसके रुक जाने की वजह से जो सोडियम कैल्शियम पंप है वो भी रुक जाएगा। तो सोडियम जो मूव नहीं कर पा रहा था इनसाइड कार्डियक सेल, और जो कैल्शियम है वो भी जो है मूव नहीं कर पाएगा आउटसाइड, यानी जो कैल्शियम अंदर जा रहा है अब वो आउटसाइड मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि रुक चुका है। और एक्युमुलेशन हो जाने की वजह से कैल्शियम का इंक्रीज हो जाएगा इंट्रासेलुलर, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हार्ट के अंदर एक रीजन होता है, वहाँ पे ना स्टोर होते हैं कैल्शियम्स। तो ये एक्युमुलेशन हो गया कैल्शियम का, ये अंदर गया, अंदर के बाद रुक ही गया, बाहर ही नहीं आ पाया क्योंकि ये बंद हो चुका है। बंद होने के बाद जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट जो है वो गिर गया था ना, कम हो गया था ना। हम क्या पढ़ रहे थे कि जो कार्डियक आउटपुट है वो कम था बिकॉज जो मेटाबॉलिक नीड है ब्लड का वो सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी को नहीं मिल पा रहा था, हार्ट नहीं पंप कर पा रहा था। बट कार्डियक आउटपुट बढ़ा, जो स्ट्रोक वॉल्यूम था वो ठीक हुआ, हार्ट ने पंप किया ब्लड को सही अमाउंट में और उतना अमाउंट में बॉडी को मिला। तो ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट क्लासिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आपने पढ़ा ना, वो इसमें भी पढ़ना था और इन सब में भी पढ़ना है। जैसे कौन से ऑर्गन पे ये ड्रग हार्ट पे क्या करता है, प्लस आइनोट्रोपिक शो करता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने का काम कर रहा है हमारा ये ड्रग डाइऑक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डोब्यूटामिन, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहा है। किडनी पे क्या काम करते हैं ये सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करवा देते हैं, डायरेटिक वाले इफेक्ट करवा देते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो इकट्ठा पानी है उसको निकाल दो, और रिलीफ करवाते हैं इडेमा यानी स्वेलिंग से, सूजन से।
CNS पे ज़्यादा डोज में CTZ एक्टिवेशन होता है और नोजिया वॉमिटिंग होने लग जाता है लोगों को। और मेंटल कन्फ्यूज़न करवाते हैं हाई डोज में, और विजुअल डिस्टर्बेंस यानी देखने में दिक्कतें। GIT पे डायरिया, एनोरेक्सिया यूज़फुल कहाँ कहाँ होते हैं ये सारे ड्रग्स? CHF में सिस्टोल डायस्टोल प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया है, एट्रियल फिब्रिलेशन में और इरेगुलर हार्ट बीट में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर। इसके अंदर दो आपको बताए थे, एक तो एस इनहिबिटर आपको बोला था, एक एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आपको पढ़े थे। एस इनहिबिटर्स में प्रिल वाले रेमिप्रिल, और यहाँ पे जाटन वाले में कैंडी जाटन, लो जाटन। तो जाटन सिर्फ लिखा है ताकि आपको आइडिया रहे। क्या होता है, हमारा लीवर से ना एंजियोटेंसिनोजन आता है, और जो किडनी है ना ये रिलीज़ करती है रेनिन को। रेनिन का काम है कि एंजियोटेंसिन जो लीवर से आया है ना इसको कन्वर्ट कर दो एंजियोटेंसिन 1 में। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है बॉडी के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। एक एंजाइम आता है जो कि एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये कन्वर्ट करता है AG1 को AG2 के अंदर, जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है और BP इंक्रीज होता है। ये हम समझेंगे दूसरे वाले में, हाइपरटेंशन में, और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बस इतना समझो कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ब्लड प्रेशर। अब ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम ही ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है ब्लड प्रेशर। तो जो ये ब्लड प्रेशर अब इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा लोड पड़ रहा है हमारे हार्ट के ऊपर वो कम हो। तो हम इन ड्रग्स का देते हैं, ताकि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो एस इनहिबिटर्स, तो यहाँ पे काम करेंगे प्रिल वाले, ताकि वो क्रिएट ना हो, वो लोड क्रिएट ना हो हमारे हार्ट पे ब्लड प्रेशर बढ़ करके। और AZ2 जो है इसके लिए जो ब्लॉकर आते हैं कैंडिजाटन, वो यहाँ पे काम करेंगे और मेनली फोकस होगा कि ब्लड वॉल्यूम को कम यहाँ पे हो, यानी इतना कम करे कि वो नॉर्मल रहे, ज़्यादा नहीं। हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे ना कार्डियक आउटपुट, जो ब्लड वॉल्यूम है उसके बारे में, तो वो नॉर्मल हो। ये नहीं कि नॉर्मल से मैं कम बोल रहा हूँ, नहीं, नॉर्मल कर दे, जितना रिक्वायरमेंट है उतना। बीटा ब्लॉकर्स जो कि हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है कि इंक्रीज कर दें इंट्रासेलुलर, अंदर की साइड में कैल्शियम के कंसंट्रेशन पे, और सार्कोप्लाज्मिक जो है रीजन, वहाँ पे कैल्शियम इकट्ठा होते जाएंगे और एक ही बार में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करवाएगा। और कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि डायरेटिक्स है। डायरेटिक्स ये आप देखे होंगे, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से चलता है, DCT, PCT, और यहाँ पे लूपाफेनले देख सकते हो। बात करें सबसे पहले लूपाफेनले, ये एसिटाजोलामाइड। डायरेटिक्स के बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। अभी डायरेटिक्स का आप क्लासिफिकेशन देखोगे और अच्छे से समझोगे। सबसे पहले बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, इन पाँचों पॉइंट पे ये काम करते हैं। काम क्या करते हैं? पहले पॉइंट पे ब्लॉक करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ये जितने भी होते हैं ना, को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या एंजाइम्स हो गए, ये काम करते हैं कि जो सोडियम है, क्लोराइड है या पोटेशियम है, मतलब ये बाहर यहाँ से ना एब्जॉर्ब होकर ऑलरेडी बॉडी में भेज देते हैं। तो जो हमारे डायरेटिक्स ड्रग वो कहते हैं कि नहीं भेज पाओ, इनको काम करना बंद कर दो ताकि एक्सक्रीशन हो जाए, वो बाहर निकल जाए, वो सोडियम, वो जो सोडियम रुकावट क्रिएट कर रहा था। ये आपका ब्लड वेसल्स ये है आपका, ये ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि सोडियम जमा हो चुका है, तो जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर पहले था और अब तो एकदम तेज़ी से बहेगा ना ब्लड। अब ये जो सोडियम है ये जाएंगे यूरिन के यहाँ पे, और यहाँ से दोबारा एब्जॉर्ब होकर फिर कहीं पे जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे। जो हम सोडियम खा रहे हैं वो दोबारा यहाँ से एब्जॉर्ब होकर अलग अलग बॉडी के वहाँ पे जमा हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वही नहीं करना, इसी वजह से डायरेटिक्स दिया जाता है ताकि एक्सक्रीशन करवा दे वाटर का, सोडियम का, पोटेशियम क्लोराइड, इन सब का। तो वो हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे। अभी इतना ही समझना है, बिकॉज इतना ही इस टॉपिक्स में आपको जानना है। मेनली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यहाँ से बनेगा क्वेश्चन में अगर आएगा तो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे वैसोडायलेटर्स, वेसल्स को डायलेट करने का काम कर रहे हैं। एक होते हैं एट्रियल वैसोडायलेटर्स, वीनोडायलेटर्स। एट्रियल यानी क्या? जो ब्लड को कैरी करते हैं, हार्ट से बॉडी तक पहुँचाते हैं। वेन्स वाले लाते हैं हार्ट के अंदर ब्लड। तो
एट्रियल के अंदर एग्जांपल है हाइड्रोथायजीन, और वीनोडायलेटर्स का है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो कि रिलैक्स करेगा वेन्स को और ये आर्टरीज को रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से जो लोड है प्री लोड, यानी जो ला रहे हैं हार्ट के अंदर ब्लड, वो प्री लोड अब कम हो जाएगा, और आफ्टर लोड जो लोड पड़ रहा था कि बाहर जाए, तो वो भी अब कम पड़ेगा रिलैक्स होने की वजह से, जिसकी वजह से इजीली ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक मतलब कि 10 मार्क्स में आता रहता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन कंडीशन होता है जिसमें जो हमारा फोर्स होता है, ब्लड कितना फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट आर्टरीज वॉल के ऊपर, वो कितना हाई है, तो इसे को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में, ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे ये हमारी आर्टरी से जो ब्लड पहुँचा रही है, ये जो हार्ट ब्लड का प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस आर्टरीज पे लग रहा है, उसी को हम अगर ये ज़्यादा लग रहा हो तो हाइपरटेंशन कंडीशन है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। यूजुअली अगर हम बोले ना कि हाइपरटेंशन है, वो कब बोलेंगे? वो तब बोलेंगे जब हमारा प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा होगा, सिस्टोलिक वाला। बेसिकली नॉर्मली 120/80 होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 होता है, बट 140 या उससे ज़्यादा प्रेशर अगर पड़ रहा हो तब तो हाइपरटेंशन है उसको। डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 है, ये 90 से ऊपर है हो गया, तब भी हम बोलेंगे कि हाँ इसको हाइपरटेंशन है। तो ये हाइपरटेंशन का वो मैंने आपको बता दिया वैल्यूज़। टाइप ऑफ हाइपरटेंशन प्राइमरी, जो कि इसके जो कॉजेस किस वजह से होता है ये पता ही नहीं चलता लोगों को। सेकेंडरी वाला पता चलता है कि हाँ कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट पतली हो गई है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से प्रेशर अब क्रिएट होगा। एक पाइप है, पानी छोड़ रहा है, उसको दबाइएगा, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो पानी बहुत दूर तक जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा, इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो यहाँ पे टाइप 1 जो कि नॉर्मल होता है 120/80, टाइप 2 प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, और 120 से 139 होता है सिस्टोलिक, 80 से 90 डायस्टोलिक। और टाइप 3 जो कि स्टेज 1 कहते हैं 140 से 149, यानी स्टेज 1 में आ गया है ये, 90 से 99। टाइप 4 यानी स्टेज 2 में है, बहुत सीवियर, 160 से ऊपर, 100 से ऊपर, तो स्टेज 2 हो गया। कॉजेस के बारे में बात करते हैं। तो एज में मेनली देखा गया कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादा ये होता है रेस, यानी कुछ एरिया के लोग जैसे अफ्रीकन पीपल्स, उनका स्टार्टिंग से ही बीपी हाई रहता है। फैमिली हिस्ट्री है किसी को तो बच्चे को, आगे आने वाले किसी भी संतान को हो सकता है बीपी की शिकायत। ओवरवेट और ओबेसिटी, मेनली कोलेस्ट्रॉल जमा होगा जिसकी वजह से बीपी बढ़ेगा। स्मोकिंग, अल्कोहल या रीनल डिजीज़, ये सब कॉज करते हैं हाइपरटेंशन के लिए। अब आते हैं मेनली जो ड्रग्स आपको पढ़ने हैं हाइपरटेंशन के लिए। सबसे पहले याद रखने के लिए A3, B2, C, DV याद कर लो, आपको क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। A3 एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा 1 एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, ये 3 आते हैं A3 के अंदर। एस इनहिबिटर प्रिल वाले, अभी मैंने आपको बताया था कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, तो प्रिल आ रहा है एस इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो कि जार्टन, लोजार्टन, कैंडिजार्टन। अल्फा 1 एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, ये उसमें नहीं पड़ा था, ये इसी में होगा सिर्फ, और यहाँ पे ओसिन आएगा, प्राजोसिन, टेराजोसिन। इसी तरीके से B2 है तो बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर और अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। तो बीटा 1 ब्लॉकर में ओलोल, प्रोपेनॉल और मीटोप्रोलॉल, अल्फा प्लस बीटा में लेविटालॉल और कार्वेडिलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, मेनली जो है नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव दोनों का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा काम नॉन सिलेक्टिव वाले करते हैं बिकॉज डायरेक्ट हार्ट पे ये काम करते हैं मेनली, और ब्लड वेसल्स पे काम, और ये ब्लड वेसल्स पे साइड से ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप भी। और इसमें एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, इफेडिपिन, ये तो आपने सुना ही होगा, एम्लोकाइन, ये सब देते हैं ब्रांड नेम, उसी के अंदर आता है एम्लोडिपिन। डायरेटिक्स के अंदर थायजाइड, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था थायजाइड्स कहाँ काम कर रहे थे, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उसको रोक देंगे, जिसकी वजह से सोडियम एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लोरथाइजिन, ये सब एग्जांपल है, लूप डायरेटिक्स के अंदर एग्जांपल है, पोटेशियम स्पेयरिंग के अंदर एग्जांपल है। वैसोडायलेटर, वेसल को डायलेट करते हैं, इसके अंदर दूसरा वाला भी आप लिख सकते हो, विनोडायलेटर, और दूसरा एट्रियल डायलेटर साइड से। तो ये वैसोडायलेटर 8 ड्रग्स हो गए। अब इन 8 ड्रग्स का याद करने का एक अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल
जिससे आपको एक बार में याद हो जाए। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको नोट्स में प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ पे भी ये प्रॉपर ही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। किडनी से आया रेनिन, रेनिन का काम क्या था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। जो लीवर है, लीवर में से एंजियोटेंसिनोजेन जो है उसको ये क्या कर रहा था, AG1 एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा था। किसको रेनिन कन्वर्ट कर रहा था, एंजियोटेंसिन 1 को, एंजियोटेंसिनोजेन को AG1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। अब AG1 को AG2 के लिए एस इनिबिटर्स आ रहे थे, यहाँ पे एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और इनिबिटर्स जो रोकने का काम करते हैं। अभी वो वहाँ पे मत समझिए, यहाँ पे ये समझिए किडनी और एक लीवर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीवर से और किडनी से मिल करके जो है वो एंजियोटेंसिन, इससे रेनिन आया, उससे एंजियोटेंसिन आया, और एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो रेनिन ने उसको कन्वर्ट किया AG1 में, AG1 से AG2 बना, जो कि ACE की वजह से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से। AG2 का काम है कि कंस्ट्रिक्शन, वेसल जो है ना कंस्ट्रिक्ट कर दो, वैसो कंस्ट्रिक्शन, सिस्टमिक वैसो कंस्ट्रिक्ट, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करो। अब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो प्रेशर पड़ेगा, BP हाई होगा, तो ये हो गया। दूसरा AG2 और क्या काम करता है, सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन, जिसकी वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वहाँ पे वो स्टिमुलेट हो जाता है और सोडियम रुकने लग जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स वही रीनल वाला रीजन जो किडनी होती है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, रिटेंशन हो जाता है सोडियम का, और वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन भी बंद हो जाता है, कि अब जो भी सोडियम आ रहा था वहाँ से खींच ले रहे थे, दोबारा बॉडी में जाओ, हम एक्सक्रीट नहीं कर रहे थे, तो डायरेटिक्स का यूज़ किया जा रहा था। तो वही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे रिटेंशन हो जाता है सोडियम का और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, यानी जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे सोडियम रुक गया है, तो क्रिएट होगा ना प्रेशर, तो BP हाई हुआ ना। तो BP हाई होना किस वजह से, यहाँ पे AG2 के वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, AG2 के ये सोडियम यहाँ पे रिटेंशन होने की वजह से भी हो रहा है। तो मेनली जो ड्रग्स काम करती है, रेनिन पे काम करती है, इसके लिए एक ही ड्रग आता है, एलिस्किरल। एस इनिबिटर्स में प्रिल वाले, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर में जाटन वाले आ गए, और यहाँ पे आ गए वो डायरेटिक्स वाले भी आप लिख सकते हो। कैल्शियम चैनल वो थोड़ा उनका अलग काम है। कैल्शियम चैनल वाला मैं आपको समझा देता हूँ, ये रहा कैल्शियम चैनल वाला। सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव दो होते हैं। सिलेक्टिव वाला L टाइप कैल्शियम चैनल को इनिबिट करेंगे, और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, ये वाले स्मूथ मसल जो कार्डियक मसल है उस पे, हार्ट पे नॉन सिलेक्टिव वाले, और ये सिलेक्टिव वाले दोनों पे ही काम करते हैं मिलिए, लेकिन ज़्यादा काम ये किस पे करेंगे, वेस्कुलर वेसल्स पे ज़्यादा काम करेंगे, और हार्ट पे थोड़ा काम, और ये हार्ट पे ज़्यादा और वेसल्स पे थोड़ा काम, बट दोनों ही वही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, इनहिबिट करने का जो चैनल्स हैं, L टाइप कैल्शियम चैनल, जहाँ से कैल्शियम की एंट्री होती है। कैल्शियम अगर जितना ज़्यादा एंट्री होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, BP ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम करवाओ, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बस यही है। वैसोडायलेटर्स ऑलरेडी आपको समझा दिया हूँ मैं। वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, एक तरीके से रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से BP कम हो जाता है। तो यही इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है।